सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरंगिरा लोमशपालिश चैव च्यवनो यवनो भृगुः सौनको अष्टादशश्चैते ज्योति शास्त्र प्रवर्तका ज्योति शास्त्र प्रवर्तका वेदाहि यज्ञार्थ मभिप्रवृत्ता कालानुपूर्व्या विहितासु यज्ञाः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम् यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञाम् यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञाम्। ओम अयनांश। अयनांश का अर्थ है अयन का हिस्सा, अयन का भाग, अयन का अंश। जैसे भोगांश, लाभांश, उसी तरह का अयनांश। और अयन शब्द का अर्थ है मार्ग। एक पूर्ण मार्ग का कोई भी हिस्सा उस मार्ग का हिस्सा कहलाएगा। तो ज्योतिष में ये अयन शब्द जो पृथ्वी के भ्रमण पथ का आकार बनाता है उसके अंश के रूप में लिया जाता है। तो पृथ्वी अयन पथ पर चलते हुए सूर्य के सापेक्ष, ध्यान रखना है, एक है सूर्य के सापेक्ष और एक है नक्षत्र के सापेक्ष। जब हम सूर्य के सापेक्ष बात करेंगे तो शब्द रचना अलग हो जाएगी, और जब हम नक्षत्र के सापेक्ष बात करेंगे तो शब्द रचना अलग हो जाएगी। तो सूर्य के सापेक्ष और फिर वसंत संपात से वसंत संपात तक पहुंचने में जितना समय लगेगा वो सायन वर्ष होता है। पृथ्वी को सूर्य के सापेक्ष वसंत संपात से चलकर पुनः वसंत संपात पर आ जाने में जो समय लगा वो समय सायन वर्षमान का समय कहलाया। तो ये जो सायन वर्षमान है इसकी जो विशेषता है, क्योंकि इसमें सूर्य के सापेक्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और जब आप सूर्य के सापेक्ष की बात करते हैं तभी ऋतु संबद्धता की बात पैदा होती है, संदर्भ की बनती है।
अगर आप सूर्य के सापेक्ष नहीं चलेंगे या नहीं गणना का आधार लेंगे तो आपकी जो गणनाएं हैं ये कुछ भी हो सकती हैं, परंतु ऋतुबद्ध नहीं हो सकती हैं। अब इसी से आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि पंचांग का उद्देश्य ऋतु को व्यक्त करना है, क्योंकि वर्षमान का जो हिस्सा है वो अयन है, उत्तर अयन और दक्षिण अयन, और उन अयनों में फिर ऋतुएं होती हैं, तीन तीन ऋतुएं होती हैं। तो उन ऋतुओं को, उन अयनों को, इन सब विभागों को ठीक ठीक सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट करना ये पंचांग का उद्देश्य है। तो पहली बात, सायन शब्द यहां आपको समझ आया कि जब हम गणनाओं को सूर्य के सापेक्ष या ऋतुबद्धता के लिए लेते हैं तो वो सारी गणनाएं हमारी सायन गणनाएं होती हैं। अब देखा ना, कई लोग, आपने सुना होगा, जरूर आपके भी सुनने में बात आई होगी, कई लोग कहते हैं कि ये पंचांग तो सायन पंचांग है और ये पंचांग तो निरयन पंचांग है। अब आज हम आपको एक बहुत बड़े अर्थ की बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अधिकतर लोगों को ये भ्रमाया गया है कि सायन तो विदेशी गणना है, भारतीय गणना तो निरयन है। और ये जो स्थिति बनाई गई है, ये जो भाषा बनाई गई है, ये किस उद्देश्य से, क्या है, कैसा है, इस पर हम चलेंगे तो हम थोड़ा आज के लक्षित विषय से बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सायन आधार ही ऋतुबद्धता का आधार है और ऋतुबद्धता ही भारतीय पंचांगों का लक्ष्य है। इस अर्थ से सायन जो गणनाएं हैं ये भारतीय गणनाएं हैं, पाश्चात्य जगत की गणनाएं नहीं है। मैं सबको सही नहीं कर सकता, लेकिन इतनी चेष्टा, इतना अभिप्राय अवश्य है कि आज जो ज्योतिष जिज्ञासु लोग यहां बैठे मुझे सुन रहे, अगर उनको भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सायन भी भारतीय है, ये पाश्चात्य नहीं है, तो हमारा एक उद्देश्य स्पष्ट ही नहीं पूरा भी हो जाता है। दूसरी बात, ये तो सायन की बात हो गई। सूर्य को केंद्रित करके क्रांति वृत्त को दिखाइए तो सूर्य क्रांति वृत्त जो है वो राशि खंडों में विभाजित है। और पिछले ही दिनों एक सज्जन ने मुझे पूछा था कि आपने कहा कि राशियां जो हैं वो भारतीय नहीं है और आप राशियों की भी बात कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा स्पष्ट समझना चाहता हूं। हमने आपको एक बार नहीं कई बार सुनाया है, द्वादश प्रदयश् चक्रमेकम त्रीणि नव्यानि कौतच्चिके। द्वादश प्रदय, प्रति शब्द राशि के खंड के लिए आया है। क्यों आया है? क्योंकि ये जो क्रांति वृत्त है उसका भाग है और ये वेद का मंत्र है। तो राशियां भारतीय नहीं है या वेद में राशि नहीं है, ये कथन बिल्कुल गलत कथन है। सच्चाई ये है कि जो मेष वृषभादि आकृति की राशियां कही गई, वो राशियां
उसके लिए हम दूसरा शब्द उपयोग कर सकते हैं, तारात्मक राशियां। तारों के आकृतियों के आधार क्रांति वृत्त से बाहर। देखिए अब सिद्धांत से बाहर हो गए, क्योंकि वेद कह रहा है क्रांति वृत्त के बाहर, और आप ले गए क्रांति वृत्त से बाहर। तो जो मेष वृषभादि राशियां हैं ये न तो भारतीय हैं और न वैदिक हैं, क्योंकि ये क्रांति वृत्त से बाहर। अब आपको स्पष्ट समझना है कि राशि खंड क्रांति वृत्त के हिस्से हैं और ये वैदिक हैं, और इनका नाम प्रधि शब्द से कहा गया है। नक्षत्र चक्र के अनुसार अब यहां पर थोड़ा सा विचार अलग आया कि जब पृथ्वी किसी नक्षत्र के सापेक्ष चलेगी तो पूरे जो सौर वर्ष मान है उतने समय में चलते हुए वो उस नक्षत्र से कुछ पीछे रह जाती है, और इस भ्रमण को, इस अवधि को निरयण वर्षमान कहते हैं। यूं क्योंकि ये नक्षत्र के सापेक्ष है, ये सूर्य के सापेक्ष नहीं। और चूंकि ये सूर्य के सापेक्ष नहीं है, इसलिए इसके आधार पर ऋतुओं का नियमन नहीं होता है। ये भी भारतीय चिंतकों का ही ये भी एक गणित है, लेकिन ये नक्षत्रों के हिसाब किताब के लिए है, न कि राशियों के हिसाब किताब के लिए। आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा कि एक जानकारी की बात आपको लगी है कि हमारे जो पारंपरिक पंचांग हैं उनमें मेष राशि में हमेशा अश्विनी नक्षत्र को कहा गया है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृग सब नक्षत्रों को 27 को गिना है, लेकिन गिना है मेष आरंभ से, और हमेशा मेषारंभ के साथ है। ये जो विधा है ये गलत इस अर्थ में है कि नक्षत्रों के घूमने का चक्र अलग है और राशियों का चक्र अलग है। दोनों की गति और दिशाएं अलग है। इस कारण से नक्षत्र और राशियां हमेशा के लिए एक ही संबंध में रह ही नहीं सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप श्री मोहन कृति आर्ष पत्रकम वैदिक पंचांग को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस पंचांग में जो पहला नक्षत्र है, पहला नक्षत्र वो पूर्वा भाद्रपद है, पूर्वा भाद्रपदा, और वो जो है वो मेष आरंभ में पूर्वा भाद्रपदा हो रहा है। अर्थात ये पृष्ठ पंचांग का 92 है, और यहां हमने नक्षत्रों को सबको स्पष्ट किया हुआ है, आपको दिखाया जा रहा है। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, अश्विनी, भरणी। अब अश्विनी देखिए चौथे क्रम में है। आज से 2000 वर्ष बाद, 4000 वर्ष बाद, 6000 वर्ष बाद, तब ये जो क्रम आज दिया हुआ है आपको पूर्वा भाद्रपदा का, तब ये क्रम नहीं होगा। पर इसका आशय ये नहीं है कि हमारा पंचांग तब गलत हो जाएगा। नहीं, वो काल खंड के अनुरूप जो स्थिति है
वही स्थिति को दर्शाना, दिखाना, यही तो पंचांग का उद्देश्य है। जब आप संवत 2082 की बात कर रहे हो, विक्रमाब्द की, या शकाब्द 1947 की बात कर रहे हो, तब ये सही है। तब पूर्वा भाद्रपदा में है आपका वसंत संपात, इसलिए प्रथम राशि का खंड यहां से आएगा। अगर आप 5000 साल बाद बात कर रहे होंगे तो तब ये नहीं आएगा। तो आपको दो बातें, पहली सायन सूर्य के सापेक्ष ऋतुबद्धता के निमित्त आवश्यक है, और दूसरा निरयण नक्षत्र सापेक्ष है। अब जो अगली बात है वो निश्चित ही एक ऐसा ज्ञान आपके सामने आ रहा है जो आमतौर से लोगों में चर्चा भी नहीं होती है, लोगों को वो पता भी नहीं। लोग या तो कहते हैं सायन पंचांग, जैसे हमारे पंचांग को मैंने कई लोगों में सुन लिया कि वो कहते हैं ये तो सायन पंचांग है, और सायन तो विदेशी होता है, ये तो भारतीय पंचांग ही नहीं है। उनकी मति में यही है। तो या तो सायन पंचांग या निरयन पंचांग। अब प्रश्न ये है कि कौन चीज सायन होती है और कौन चीज निरयन होती है। तो परिपूर्णता के अर्थ में ये है वो बात जो नया जानकारी और नया ज्ञान आपको मिल रहा है। परिपूर्णता के अर्थ में कोई भी पंचांग पूरी तौर पर सायन नहीं हो सकता, कोई, और पूरी तौर से निरयन भी नहीं हो सकता। अब वो प्रचलित में कुछ भी कर ले कोई, लेकिन सैद्धांतिक अर्थ में जो हमारा वैदिक पंचांग है, वैदिक मार्गदर्शन, द्वादश प्रदय चक्रमेकम, इस वैदिक मार्गदर्शन के अंतर्गत जो पंचांग बनेगा वो कभी भी पूरी तौर से सायन और पूरी तौर से निरयन नहीं हो सकता है। और ये बात सबसे पहले पंचांग के इतिहास में, अगर किसी पंचांग ने गणित करके दी है तो वो है आपका श्री मोहन कृति आर्थ पत्रकम। ये पंचांग है जिसको अगर आप सायन पंचांग कहते हैं तो गलत, जिसको आप निरयन पंचांग कहेंगे तो गलत। ये सिर्फ पंचांग है और ये वैदिक पंचांग है, ऋतुबद्धता के सिद्धांत पर गणित किया गया पंचांग। तो ये जो आपको बताया कि नक्षत्र के सापेक्ष और चलने में जो थोड़ा सा पृथ्वी पीछे रह जाती है, उस भाग को अयन चलन का भाग कहते हैं। और वो जैसे इस साल पृथ्वी इतनी पीछे रह गई, 50.29 विकला इसका गणितीय मान है। ध्यान रखें आप, ये जो मैं हाथ से इशारा कर रहा हूं ये एक समझाने वाली बात है। इसका गणितीय मान है 50.29 विकला, और इस साल इतना, अगले साल भी इतना, फिर कितना, तो जितना जितना वर्षमान गुजरता चला जाएगा उतने उतने के हिसाब से वो अयनांश मान बढ़ता चला जाएगा। इस कुल संचित मान को क्या कहा हमने? इस कुल संचित मान को अयनांश कहते हैं। अब कोई भी कहीं भी चर्चा में आपसे अगर कोई अयनांश की बात करता है तो आपको समझ आ गई, आप उस चर्चा में भाग ले सकते हैं आप, क्योंकि अब अयनांश को समझने लग गए। और
आज की तारीख में ये अयनांश चक्र आज की तारीख में 24 अंश 18 कला का हो चुका है। इसीलिए कि जो भारतीय पंचांग निरयन आधार को लेकर के चल रहे हैं, उनमें और ऋतुओं के वास्तविक गणना क्रम में आज 24 दिन का अंतर है। यानी कि जो मकर संक्रांति या कोई भी संक्रांति 22 दिसंबर को जो मकर संक्रांति होगी, ऐसे ही आप कुंभ संक्रांति की बात करेंगे तो वो अलग होगी, मीन संक्रांति अलग, मेष संक्रांति अलग। जो संक्रांति मकर संक्रांति आज आपके 22 दिसंबर को हो रही है, वही मकर संक्रांति 14 जनवरी को कही जा रही है। तो वो 9 दिन वो और 14 ये अब 14 से भी बल्कि 15 होने लग गई है। तो ये वही अंतर है जो 24 दिन का है। और कालांतर में ये दिन 25 भी होगा, 26 भी होगा। एक क्रम ऐसा आएगा कि आप बसंत जो है शिशिर ऋतु में माघ आना चाहिए था, और आप मकर संक्रांति जो है आगे आप पता लगा कि बसंत ऋतु में मना रहे हैं, फिर से आगे पता लगा ग्रीष्म ऋतु में मना रहे हैं। तो इस चिंतन पर गंभीर होना चाहिए सभी वैदिक लोगों को, जो वेद के मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं, चाहे व्यवहारिक जीवन में हो, पंचांग के गणितीय जीवन में हो। जहां जहां हम वेद को स्वीकार करते हैं, हम में इस बात का संज्ञान ज्ञान होना चाहिए। तो इन तरह से आप देख रहे हैं कि किसी भी एक पूर्ववर्ती मानक वर्ष के अंत तक जो कुल संग्रहित अयन चलन है उसको अयनांश कहते हैं। और उस अयनांश को निह करना, निह प्लस अयन, तब तो निरयन शब्द बना है, नकार देना। तो जो नकार देने का नाम है ये है निरयन, और जो स्वीकार करने का नाम है स अयन, सायन, स जमा अयन। तो सायन जहां आप स्वीकार कर रहे उसको कहते हैं सायन। अब थोड़ा सा एक और भाषा आपको मैं बताऊं जो आपको विषय को समझने में बहुत सहायता करेगी, कि जो है, जो होता है, उसको स्वीकार करना ये वैदिक सिद्धांत है। और जो नहीं है या जो है उसको नकार करना, नहीं लेना, नहीं गणना में स्वीकार करना, वो वैदिक सिद्धांत नहीं। तो ये भेद आपको सायन और निरयन को समझने में स्पष्ट होना चाहिए। इस तरह से आज मैं आपको यहां पर अयनांश, निरयन और सायन को स्पष्ट कर चुका हूं, अपनी तरफ से स्पष्ट कर चुका हूं। आपको कितना स्पष्ट हुआ है ये तो आपका वो होगा, लेकिन मैं एक आपकी सहायता कर सकता हूं। जैसे हमेशा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति को किसी बात को समझने में कदाचित कुछ असुविधा या स्पष्टता नहीं हो रही हो, तो आप संदेश बनाकर हमसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों में आप अब तक इस बात को आप मतलब प्रत्यक्ष हो चुका है आपको कि जिन जिन लोगों ने भी हमसे जो भी बात पूछी है, आपको उस बात का उत्तर मिला है। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमने ये बात पूछी थी और हमें उत्तर नहीं मिला। तो ये सुविधा आपके लिए आगे भी बनी रहेगी। अब आइए आप कुंडली बनाने पर। देखिए, बहुत से लोगों में, खासकर हमारे प्रिय आर्यजनों में एक बात चल पड़ी है कि ये कुंडली तो सब ऐसा ही है, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब कुंडली क्या होता है, कुंडली कुछ नहीं होता है, और तरह तरह के और भी शब्द बोलते हैं, वो सब बोलने की आप आशय समझ लीजिए। मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि कुंडली होती है, और कुंडली का अपना एक गणितीय आधार है।
आप या कोई भी उसको नकार नहीं सकता। लेकिन हां, आप जैसे भारत का नक्शा बनाइए और भारत का आपने कागज में नक्शा बनाया या ब्लैक बोर्ड पे, स्लेट पे, जहां भी बनाना बनाया, और वहां पर आपने दिल्ली, लखनऊ, आपका वाराणसी ये दिखा दिया और हमें बोल रहे हो कि ये वाराणसी है। हम कह रहे हैं हाँ महाराज वाराणसी है। अब आप ये बताइए, क्या वो वाराणसी है? क्या वो दिल्ली है? क्या वो लखनऊ है? तो जिस तरह से हम एक नक्शे में उनको प्रतिस्थापित करते हुए उनके स्थान भाव से मानते, उसी तरह से ये कुंडली है। ये 360 अंश का जो क्रांति वृत्तीय चक्र है उसका प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुत करने का ढंग है। आशा है कोई ज्यादा जटिल शब्द नहीं है। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत करना। और इसको हम कई तरह से बनाते हैं। इसके करीबन 4-5 तरीके हैं कुंडली बनाने के, लेकिन उद्देश्य सबका वही है। 360 अंशों को 12 भागों में विभाजित करना। पहला खंड मेष 0 से 30 अंश का, जो मैंने कॉर्नर पे चित्र दिए हैं इनको डिस्प्ले बना दो कि पहला खंड 0 से 30 अंश का, दूसरा 30 से 60 वाला, तीसरा 90 तक का, चौथा 120, पांचवा, छठा, सातवां 30 का पहाड़ा पूरा करते हुए और 12वां खंड 360 अंश। तो कुछ लोग तो कुछ कुंडलियां, हाँ इसे थोड़ा पूरा होने दीजिए। आप ये जो चित्र दिखा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। ये पहला खंड है। ये जो बनाने का ढंग है ये 12 खंडों को बनाने का ढंग है। तो क्रांति वृत्त के 360 भागों को 12 भागों में लिया गया है। ये पूरे 360, एक एक अंश 360, इन 360 को 12 खंड में लिया, तो 12 खंड में एक खंड 30 अंश का हो गया। तीन सौ 60 अंश का ये पूरा हो गया। ठीक है। अब मैंने जैसे कि कहा कि कुंडलियों को बनाने के ढंग अलग अलग है। ढंग है जैसे कि आप सिंपल तरीके की भी बना सकते हैं, एक चौकोर के अंदर कर्णों को मिला करके और सीधे उनको खंडों को द्विविभाजित करते हुए आराम से आपके 12 खंड बन जाते हैं सीधे सीधे। कुछ थोड़ा डिजाइनिंग तरीके से भी बनाते हैं, पर होंगे ये सब जगह 12 ही। दक्षिण भारत में अलग तरीका है, वो ब्रैकेटेड तरीका है उनका, और उसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह के 12 ब्रैकेट बनते हैं, वो अलग तरीका है। लेकिन मैंने जैसे एक बार मैं कह चुका हूं, 1-2 बार हो गया, चाहे आप उत्तर भारत में हो, चाहे आप दक्षिण भारत में हो, पूर्वी भारत में हो, पश्चिमी भारत में हो, सर्वत्र जो है वो थोड़ा भिन्नता है कुंडलियों की, लेकिन सबका जो सारभूत तथ्य है वो है उन 12 भागों को विभाजित करना।
अब देखिए, आप एक कुंडली बना लीजिए और उस कुंडली में हम आपको अब ग्रहों को रखना बता रहे हैं। तो कुंडली का जो आधार बिंदु है वो होता है लग्न। लग्न पर हमने अभी सामान्य भाषा तो आपको समझा दी है, लेकिन गणितीय विषय हम अभी नहीं आपको समझाए। इसके बाद गणितीय विषय जब होना होगा तब गणितीय विषय आएंगे। अभी तक हमने आपको जो चीजें, जैसे अब सूर्योदय सूर्यास्त, मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से हम समझा चुके हैं। उसके तीनों फैक्टरों को, देशांतर, बेलांतर और चरांतर को, आपको एक एक विषय को गणित करके स्पष्ट तौर पर समझा चुके हैं। ऐसे ही फिर अब लग्न का विषय है, वो एक बात की बात। लेकिन जो लग्न है वो क्रांति वृत्त का वह हिस्सा है जो उस वक्त पर, किस वक्त पर, जिस वक्त की भी आप बात कर रहे हैं। मान लीजिए इस समय जो है 8:04 हो रहे हैं। अब 8:04 पर भी तो क्रांति वृत्त का कोई हिस्सा पूर्व दिशा में होगा। किसी भी समय, हर समय में क्रांति वृत्त का भाग जो है वो पूर्व दिशा में है। तो जो उस समय पूर्व दिशा में क्रांति वृत्त का भाग उदय हो रहा होता है पृथ्वी का, तो वो पृथ्वी के भ्रमण से, तो वो जो भाग है उस भाग को जब हम राशि के रूप में पहचानते हैं, तो उस पहचान के साथ जो हम राशि कहते हैं वो राशि उस समय का लग्न होता है। लगति इति लग्न, लगति लगता है, क्षितिज से लग रहा है वो, और इसलिए हम उसको लग्न कहते हैं। तो वो जो लग्न है ये प्रथम खंड में रखा जाता है। मान लीजिए कि इस समय क्रांति वृत्त का जो है, मान लीजिए 58वां अंश उदय हो रहा है, मान लीजिए, मानने के लिए 58वां अंश। अब 58वां अंश बोला तो 30 अंश की एक राशि तो मेष हो गया, और 58 अंश बोले तो 30 से 60 के बीच में तो वृषभ लग्न हो गया। तो जब आप कुंडली बनाएंगे और अगर आप उस वृषभ लग्न के टाइम की कुंडली बनाएंगे तो पहले घर में आप 2 का अंक लिखेंगे और वो कुंडली बन जाएगी। आगे कैसे बनेगी वो बताते हैं। तो आइए अभी आपको हम इस समय की कुंडली का हिसाब किताब बताते हैं। आज देखिए, आज 6 अप्रैल है और पंचांग का पृष्ठ आपके पास 51 पृष्ठ पर आज का पंचांग है। तो आप देखिए पंचांग 51 पृष्ठ पर आप देख रहे हैं शाम के 8:05 हो रहे हैं। अब पंचांग की लाइन पे आइए, लग्न जहां दिखा रखे हैं 8:05 का अर्थ है 20:05। अब आप देख रहे हैं कि 19:38 पर वृश्चिक लग्न शुरू हुआ है और ये 22:58 तक चलेगा। इसका मतलब इस समय वृश्चिक लग्न का टाइम चल रहा है। तो आप कुंडली बनाइए और कुंडली में पहले घर में वृश्चिक यानी 8 का अंक रख दीजिए। ये आपने 8 का अंक रख दिया तो ये जो है आपको वृश्चिक लग्न की कुंडली बनेगी। इस समय 8 का अंक रख दिया आपने और अब अंकों को एक सीक्वेंस में पूरा कर दीजिए। 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये पहला वृश्चिक लग्न का वृश्चिक राशि का हिस्सा है, स्वाभाविक है। दूसरा धनु का होगा, तीसरा मकर का होगा, चौथा कुंभ का होगा, 5वां मीन का होगा, छठा मेष का होगा, 7वां वृषभ का होगा, 8वां मिथुन का होगा, 9वां कर्क का होगा, 10वां सिंह का होगा, 11वां कन्या का होगा और 12वां सात का तुला का होगा। तो इस तरह से आपकी ये सारी राशियां आपने स्थापित कर दी। अब इनमें ग्रहों को रखने का हिसाब किताब है, इसे समझ लीजिए। आपको अब पंचांग पे आना है जहां हमने ग्रह स्पष्ट दिए। ये ग्रह स्पष्ट सब पंचांगों में दिए होते हैं, परंतु अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो हमारे वैदिक पंचांग में ग्रह स्पष्ट दिए हुए हैं ये वैदिक पंचांग के अतिरिक्त पंचांगों में नहीं होते हैं, क्योंकि वहां वो ग्रह जो हैं
वो अयनांश को नकार करके, यानी उसमें से 24 अंश घटा करके लिए होंगे उन्होंने, तो वो कुछ और बताएंगे। यानी इसीलिए आपको निरयन कुंडली और सायन कुंडली को भी समझना आवश्यक है। सायन कुंडली माने सही और ऋतुबद्धता के साथ बनाई गई कुंडली। कुंडली का अर्थ असल में क्या है? कुंडली का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपका शनि कितनी पूजा चाह रहा है और वो कुपित है और क्रोधी है और आपका खराब हो गया है, सही हो गया है। ये इसका असली अर्थ है आपको जॉडिक की स्थिति से अवगत कराना। और इनमें आपकी बहुत सारे अध्ययन आते हैं, जैसे मौसमों का अध्ययन भी आता है, कई सारी बातें, वो सब बाद में बात होंगी। तो जो गणितीय रूप है उसके लिए आपने ये कुंडली बनाई है और अब आप इसमें ग्रह स्थापित करते हैं। तो एक बात हमने आपको बताई कि आप हर पंचांग में ग्रह दिए होते हैं, इस पंचांग से आप रखेंगे तो वो सही कुंडली होगी, क्योंकि वो ऋतुबद्ध चक्र के अनुसार दिखा रहा है, ग्रह को क्रांति वृत्त के हिसाब से दिखा रहा है। और जो आप दूसरे पंचांगों से लेंगे वो सूर्य केंद्रित नहीं है, वो नक्षत्र केंद्रित है, और नक्षत्र केंद्रित है तो वो ऋतु चक्र के अनुसार ही नहीं है। आपने ये बात अगर समझ ली तो बहुत बुनियादी बात बड़े अच्छे से आपकी समझ में आ गई, जिसको बहुत से लोग नहीं जानते। ज्योतिष का अभ्यास करने वाले लोग भी कई हैं जो नहीं जानते। तो अब आप आइए देखिए, सबसे पहले आपने सूर्य को देखना है कि सूर्य कहाँ है। तो सूर्य को देखा आपने, सूर्य का भोगांश देखिए पंचांग में, आप पंचांग इस पर ऊपर हाईलाइट कर लीजिए। तो पंचांग में आया आपका 16 अंश 26 कला और 35वीं कला। तो ये जो सूर्य है आपका ये 16 अंश पे है। आप सब जान रहे हैं 16 अंश पे का मतलब कौन सा हुआ? तो सीधी सी बात है, 0 से 30 की पहली राशि होती है। तो ये मेष में है, मेषार्क है, मेषार्क से ही बैसाख है ये। और 16 अंश में तो बैसाखी 16 गते हैं आज। ये तो हम आपको कई बार पहले भी बहुत समझा चुके हैं। तो मेष में सूर्य होने से कुंडली में अब आप 1 का अंक ढूंढिए और वहां सूर्य को रख दीजिए। अब देखिए सूर्य आपका छठे घर में चला गया। कहां गया? नहीं, छठे घर में, हाँ छठे घर में। छठा घर माने आपके हॉरिजन से नीचे। तो अब ये सूर्य इस समय आपके आसमानी वृत्त में ऊपर नहीं दिखेगा, ये आपको ज्ञान मिल गया। तो कुंडली बनने से आपको ये पता लग जाता है कौन ग्रह दक्षिण में है, कौन ग्रह पूर्व में है, कौन ग्रह पश्चिम में है, कौन ग्रह नीचे है, कौन ग्रह ऊपर, और किस ग्रह से कौन ग्रह कितना दूर है। ये सारी बातें ये धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक लेकिन आपको बड़े अच्छे से स्पष्ट हो जाए। तो सूर्य है आपका 1 में। अब आप दूसरा ग्रह देखिए, चंद्रमा। चंद्रमा 117 अंश पे है। अब 117 का अर्थ हुआ 30 से भाग दीजिए, 30 3 90 और 30 चको 120। 90 से 120 वाले खंड में है चंद्रमा, यानी चौथे खंड में 4 में है। तो जब चौथे खंड में है तो 4 के अंक पे चंद्रमा आ गया। अब 4 के अंक पे रखो चंद्रमा। अब देखिए 4 के खंड पे, ये 4 पे देखिए चंद्रमा आ गया। अब अगर आप इस समय बाहर जाकर के देखेंगे तो चंद्रमा आपको उस हॉरिजन के सापेक्ष दिख रहा होगा। यानी जब ये कुंडली बन जाएगी तो आप बैठे बैठे ये जान सकते हैं कि कौन ग्रह इस समय कहां पर है, कौन मुझे कहां दिखेगा और कौन मुझे कहां दिखेगा। सारी स्थिति आपके ब्रह्मांड में आ जाएगी। और देखिए इसके बाद आइए आप मंगल पे। मंगल ग्रह है 356 पे, नहीं बुध है 356 पे। 356 का मतलब 30 11 33,
330। ये मीन राशि में 12वें खंड में आ गए मीन राशि। अब मीन राशि में आप जो है रख दीजिए उसको। ये देखिए मीन राशि में आपने चंद्रमा आपको पश्चिम की साइड में दिख रहा है और ये जो बुध है देखिए ये उत्तर साइड में, हाँ नीचे है लेकिन हॉरिजन से नीचे है। तो ये 12 के अंक में आएगा बुध। अब देखिए बुध और शुक्र दोनों पास पास में है। ये 356 अंश पे, वो 355 अंश। ये जब भी आपको दिखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे लगनी हो जाएगा तो ये ऊपर आ जाएंगे। जब ऊपर आएंगे तो थोड़ी देर में आपको ये बिल्कुल पास पास में दिख जाएंगे दोनों के दोनों। एक बुध और शुक्र बिल्कुल एक अंश के फासले पर है ये। और एक और बताऊं, जब आपको ये देखना आ जाएगा ना तो आपको ये भी देखना आ जाएगा कि एक अंश की दूरी आसमान में कितनी दूर दिख रही है। और इसका अनुभव करने के बाद ना आप ग्रहों के स्थिति से ही बता देंगे ये इतने अंश पर है ये ग्रह, क्योंकि ये बड़ा अच्छा मौका है बुध और शुक्र को आसमान में देखने का। बड़ा अच्छा मौका है। एक 356 अंश का, एक 355 अंश का, ये दोनों मीन राशि में है। ये सूर्योदय से ठीक पहले दोनों एक साथ दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य जो है इनके बाद, क्योंकि देखिए ना सूर्योदय से ये पहले उदित होंगे। क्यों होंगे सूर्योदय से पहले उदित? क्योंकि सूर्य मेष में है। जैसे ही मीन राशि जाएगी तो मीन के चढ़ते चढ़ते तब तो मेष आएगा वहां पूर्व में। तो ये सूर्य उदय से पहले दिखेंगे आपको। ये इतनी बात स्पष्ट हो गई आपको। सूर्य है 356 अंश में बुध है, और बुध के बाद जो है वो ये 356 ऊपर जाएगा तब वो मेष का जो निचला हिस्सा तब तो आएगा, मीन जाएगा ऊपर तब मेष आएगा। तो मेष के आने में तो 16 अंश पर मेष है, यानी कि बुध से 20 अंश दूर है। इस 20 अंश की दूरी पर आपको सूर्योदय से पहले आसमान में पूर्वी क्षितिज में बुध और शुक्र दोनों चमकते हुए दिखेंगे। अब आइए आप, शुक्र ग्रह हो गया दोनों। अब आइए मंगल पर। मंगल आया 115 अंश पे। अब आज इस समय देखिए, जब आज की सुबह मंगल और चंद्रमा बिल्कुल बहुत नजदीक 2 अंश के फासले पर थे, बिल्कुल करीब था चंद्रमा के साथ। आज सुबह मंगल दिखा होगा। तो चंद्रमा 117 अंश पर था और मंगल 115 अंश पर। 115 में 30 चौको 120 चौथे खंड में। तो ये जो चंद्रमा और मंगल है ये दोनों कर्क राशि में दिखाए जाएंगे। और ये जो है इस समय भी कहां पर है ये चंद्रमा और मंगल? हाँ ये पश्चिम डायरेक्शन में, ये पश्चिम दिशा में अभी भी दिख रहे होंगे ये। अच्छा, अब देखिए आप कि मंगल 115। अब देखिए बृहस्पति जो है वो 76 अंश पर है। 76 अंश माने कौन सा खंड हो गया? 30 से कम 30, 30 दूने 60, 30 तिया 90 और 30 बृहस्पति 30 दूने 60 और 30 तिया 90, 60 अंश गुजर गया। और तीसरा खंड का ये 76 अंश तीसरे खंड में। तो बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में आ गया। मिथुन राशि, ये देखिए आप, अब बृहस्पति भी जो है वो अस्त की तरफ पहुंच गया है। अस्त होने वाला है बृहस्पति, क्योंकि सूर्य के साथ ही जो है वो बृहस्पति कितनी दूरी पर है वो आप देख रहे हैं। अब आगे आया शनि। शनि है 355 अंश का। और देखिए आप मरकरी 356 पे और शुक्र 355 पे और शनि 355 पे। बिल्कुल 3 ग्रह एकदम नजदीक है ये। तो ये ग्रह आपको सूर्योदय से पूर्व की बेला में आपको दिख जाएंगे। 355 पे सूर्य, तो ये भी वहीं आया जहां बुध और शुक्र थे। बुध और शुक्र 355 मीन में जो है वो शनि है। और उसके बाद आया राहु जो है वो 357 अंश पर है। राहु मैंने बताया आपको कि स्थिति विशेष का नाम है। राहु कोई पिंड नहीं है, परंतु चूंकि उसका गणितीय महत्व है, बिना राहु की गणित के आप ग्रहण आदि गणित ही नहीं कर सकते।
इसलिए अनिवार्य है कि आप राहु की स्थिति को भी पहचान देवें, ये पंचांग की जिम्मेदारी है। तो 357 अंश पे राहु है, तो देखिए ये 356 और 357, 355, अब ये राहु जो है ये आ गया आपका मीन में, और राहु जहां होता है ठीक उससे छठे घर में 180 अंश का फासला होता है इनका, उस छठे घर में केतु होता है। तो इस तरह से यहां आपने केतु को स्थापित कर दिया, और अब आप देखिए आपकी ये कुंडली बन गई है। अब ये कुंडली हो गई है जिसमें कि कुंडली में दिखाया वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी, इसमें पहले घर में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे घर में भी कोई ग्रह नहीं है, तीसरे घर में भी कोई ग्रह नहीं है, चौथे घर में भी कोई ग्रह नहीं है। ये जो है सूर्योदय के पूर्व का आधी रात तक का समय है। तो सूर्योदय से आधी रात तक के समय का जो क्रांति वृत्त होगा उसमें कोई ग्रह नहीं है, और उसके बाद आपका ये 4 ग्रह आए आधी रात के बाद। आधी रात के बाद ये फिर यहाँ दिख जाएंगे, ये निचले आकाश में। जो यहाँ 10वां घर होता है इसमें जो होती है वो मध्य आकाश में होता है। देखिए जैसे पहला घर है जो 8 का अंक है, ये पूर्व आकाश, जो इसके अपोजिट में है जहां 2 का अंक लिखा है ये अस्त आकाश, मतलब सूर्यास्त के बाद का, और जो दाहिने हाथ पर है ये मध्य आकाश, आसमान एकदम मुंह ऊपर करोगे तो वो दिखेगा। और जो उसके अपोजिट में है चौथा घर जो है ये है, ये मध्य पाताल, ये मध्य पाताल है। तो इस तरह से आपके 12 राशियों में जो जो ग्रह जहां है उनका विस्थापन आपने कर लिया, और ये आपकी कुंडली बन गई। देखिए जिज्ञासा आदमी का मार्गदर्शन करती है, और जिज्ञासा विद्या को ग्रहण करने का सबसे बड़ा साधन होता है। आप में जिज्ञासा होगी तो इतना जो आपको मैंने बता दिया है इससे आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ आपको एक कक्षा के वक्तव्य के रूप में नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ जितना बताया गया है इससे आप कक्षा के उद्देश्य को विस्तार दे सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। मैं समझता हूं आज का जो विषय था वो काफी आपको रोचक भी लगा होगा। रोचक तो हमेशा आप कहते ही हैं, लेकिन चूंकि ये कुंडली का विषय था और कुंडली को आमतौर पर लोग जो है वो बड़े आश्चर्य से देखते और समझते हैं, तो ये विषय आपको स्पष्ट हुआ। और मैं जो है आज आपको ये 4 बिंदु और जो मैंने करने थे आज का विषय लेकर आया था, ये बातें पूरी हुई। कुंडली पर अभी बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन जो है अब इसके साथ ही मैं आपको एक छोटी सी घोषणा और कर रहा हूं, और वो ये है कि अब मेरे पास में कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मुझे बोल दो, एक शास्त्रार्थ में भाग लेना है, और मुझे उसके लिए हम दोनों को ही, विभू को और मुझे, उसके लिए अपनी तैयारी करनी है। ये जो शास्त्रार्थ है ये रोजड़ में हो रहा है, और ये सृष्टि संबत की गणना के बारे में हो